हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 में है। तो आज हम इसके एमसीक्यूज़ जानेंगे कि क्या क्या एमसीक्यूज़ इसके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके बिहार बोर्ड में। और ये जो हमने एमसीक्यूज़ लाए हैं, हम पिछले कई सालों के क्वेश्चन मिला के हम आपके लिए एमसीक्यूज लाए हैं ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो। आइए देखते हैं आपके एमसीक्यूज। तो ये है आपका फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, देखिए वो क्या कहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल किसने दिया था? हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो उसका सिद्धांत जो है फिजिक्स के अंदर, वो किसने दिया है इन चारों में से? तो वो मैक्सवेल ने दिया है, फेराडे ने दिया है, फ्लेमिंग ने दिया है, या एम्पियर ने दिया है? तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है वो फेराडे ने दिया है। किसने दिया है? फेराडे। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आपका क्या कहता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या इंड्यूस होता है? जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें क्या इंड्यूस होता है? व्हाट इज इंड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें इंड्यूस होता क्या है? चार्ज इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, या रेजिस्टेंस इंड्यूस होता है? तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? फेराडे का फर्स्ट लॉ कहता है, फेराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट दैट। हमारा जो फेराडे का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि ईएमएफ जो होता है वो करंट का प्रोपोर्शनल होता है, या ईएमएफ इंड्यूस व्हेन फ्लक्स चेंज। हमारा ईएमएफ करंट का प्रोपोर्शनल होता है, या जब हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, या फोर्स ऑन कंडक्टर होता है, टॉर्क ऑन लूप होता है। जो हमारा फेराडे का फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस व्हेन फ्लक्स चेंज। जब हमारा फ्लक्स चेंज होगा हर बार तो हमारा ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस होगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ईएमएफ इंड्यूस व्हेन फ्लक्स चेंज। ठीक। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है? लेंस लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है, या मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है? तो लेरेंस लॉ जो है वो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन पे। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? लेंज लॉ डायरेक्शन बताता है। लेंज लॉ गिव्स डायरेक्शन ऑफ। लेंज लॉ हमें किसकी डायरेक्शन बताता है? करंट की, ईएमएफ की, फ्लक्स की, या फील्ड की? तो जो हमारा लेंज लॉ है वो हमें करंट की लोकेशन बताता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या कहता है? जो सेल्फ इंडक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जो सेल्फ इंडक्शन है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। तो सेल्फ इंडक्शन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारा हेनरी। हेनरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन ओकर्स बिटवीन। जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन वो किसके बीच होता है? सेम कोइल के, टू कोइल्स के, या मैग्नेट और कोइल के बीच होता है, या बैटरी और कोइल के बीच होता है? तो म्यूचुअल का मतलब तो हो गया ना कि दो चीजें। तो दो चीजें जब हो रही हैं तो अपना एक ही सेम चीज के अंदर होंगी ना। तो सेम चीज हमारी क्या है इसमें? टू कोइल्स। तो म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा टू कोइल्स के बीच में होता है। तो टू कोइल्स इज द राइट आंसर। और अगर आपको पूरी पीडीएफ देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा पीडीएफ पड़ा है, आप वहाँ पे जाके वो डाउनलोड कीजिए
और जितने भी MCQs हैं सारे वहाँ से पढ़िए, और हम तो यही आशा करेंगे कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा दे के आएँ, ताकि आप हमें एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आए तो अच्छे नंबर से पास हो, और थोड़ा क्रेडिट हमको भी दें कि उन सर से हमने पढ़ा था तो हमने इतना अच्छा स्कोर किया। हम तो बस यही चाहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है। जो ए ऑप्शन कि E इज इक्वल टू 5/T, या E इज इक्वल टू -d5/dt, कि हमारा जो ईएमएफ का फॉर्मूला है वो 5/T होगा, या हम 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे T के रेस्पेक्ट में। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमारा यही होता है कि हम जो 5 है हमारा 5 उसको D के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जहाँ भी ईएमएफ का फॉर्मूला पूछे तो आप सीधा डिफ्रेंशिएट वाला समझ जाना कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि हमने इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं ईएमएफ के फॉर्मूले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि जो एसी है, एसी का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ऑफ एसी, एसी होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो हम बिजली यूज करते हैं ना, बिजली, सब लोग अपने घरों में बिजली यूज करते हो, तो वही हमारा एसी होता है। हमारे पास एक्चुअल में 2 करंट होते हैं, एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। डीसी करंट होता है जो हम बैटरी से यूज करते हैं, ठीक है, और एसी करंट होता है जो पावर हाउस से हमारे घरों में आती है और जिससे हम बल्ब वगैरह अपना जलाते हैं। तो इसमें ही आप समझ गए होंगे कि एसी का फुल फॉर्म है क्या, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि इंडिया में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया। जो इंडिया में एसी सप्लाई हो रही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। 25 हर्ज होगी, 50 हर्ज होगी, 60 हर्ज होगी, या 100 हर्ज होगी। जो हमारा एसी घरों में सप्लाई होता है ना, हाउस में, समझ जाना, जो हमारा एसी घरों में इंडिया में सप्लाई हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ज। 50 हर्ज इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसी का जो आरएमएस है, एसी का आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज, आरएमएस वैल्यू एसी में क्या होता है। पीक वैल्यू होता है, जीरो वैल्यू होता है, इफेक्टिव वैल्यू होता है, या मैक्सिमम वैल्यू होता है। जो हमारा एसी करंट होता है तो उसमें हमारा जो आरएमएस वैल्यू होती है वो हमेशा इफेक्टिव वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, इफेक्टिव वैल्यू होती है एसी का आरएमएस वैल्यू, तो याद रखना इफेक्टिव वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एसी का आरएमएस करंट का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ आरएमएस करंट, आरएमएस करंट। तो ऑप्शन ए है आपका L0/2, या L0/√2, या √2 L0, या L0। तो आपका जो एसी का आरएमएस है उसका फॉर्मूला होगा L0/√2। तो आपका ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप और अच्छा पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी पीडीएफ डाउनलोड करें, ताकि एक बार आप उसको दोबारा से रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है कि एसी का आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा। पीछे हमने पढ़ा था कि एसी का आरएमएस का फॉर्मूला, और इसमें पढ़ रहे हैं हम एसी के आरएमएस के वोल्टेज का फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ आरएमएस वोल्टेज इज, जो हमारा आरएमएस का वोल्टेज है उसका फॉर्मूला क्या होगा, V0 होगा, V0/2 होगा, या V0/√2 होगा, या √2 V0 होगा। देखिए जो इसमें आरएमएस का वोल्टेज है ना उसका फॉर्मूला हमेशा V0/√2 होता है। अब अगर आपको इसको याद रखना है तो आपने जो एसी का
एसी का आरएमएस का फॉर्मूला पढ़ा था, वो था एल नोट वाई रूट टू। देखिए सिमिलर है ना पूरा। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा वोल्टेज के लिए, और ये फॉर्मूला होता है हमारा एसी के आरएमएस के लिए। तो इसमें वी नोट आता है, वी नोट से आप समझ जाइएगा हमेशा वोल्टेज। ये आपको समझाने के लिए है वी नोट वोल्टेज। वी वी कॉमन है ना दोनों, तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। जहां भी वो आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला पूछ रहा है वहां वी नोट आएगा, और जहां एसी के आरएमएस का फॉर्मूला पूछ रहा है वहां एल नोट आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वी नोट बाय रूट टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? प्योर रेसिस्टिव एसी सर्किट में फेज डिफरेंस होता है। जो हमारा एसी सर्किट है प्योर रेसिस्टिव, उसमें फेज डिफरेंस होगा, वो कितना होगा? फेज डिफरेंस इन प्योर रेसिस्टिव एसी सर्किट इज 0 डिग्री। प्योर रेसिस्टिव एसी सर्किट में हमेशा फेज डिफरेंस 0 होता है। तो याद रखना कि 0 0 0 एसी में सर्किट का फेज डिफरेंस हमेशा 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट, जो हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट है, सपोज कि ये हमारा सर्किट है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट है इसमें करंट कितना होगा? करंट इसमें कितना फ्लो करेगा? तो इसमें जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो हमेशा लैग वोल्टेज करेगा, लैग। इसमें प्योर इंडक्टिव में हमारा करंट हमेशा पीछे होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, लैग वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या होगा? इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट, इसमें हमेशा लीड करेगा। अभी आपको देखिए मैं एक चीज समझाता हूं। जहां पे कैपेसिटी आ जाए उसमें हमेशा करंट लीड करता है। ठीक है, और जहां पे आपने पीछे एक क्वेश्चन देखा था, मैं दिखा देता हूं फिर से। ये प्योर इंडक्टिव, जहां इंडक्टिव था वहां पे हमेशा लैग कर रहा था करंट, और ये देखिए यहां पे कैपेसिटिव है तो इसमें लीड कर रहा है। तो ये दोनों चीजें याद रखना कि कैपेसिटिव में हमेशा लीड करेगा और इंडक्टिव में हमेशा लैग करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट सर्किट इज। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन सर्किल इज, कि जब एक सेकेंड, जैसे ये हमारा करंट है, ठीक, तो इसमें जब एक सर्किल कंप्लीट होगा तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? देखिए एक कंप्लीट सर्किल किसे बोलते हैं? ये डायग्राम होता है, इसमें जब ये यहां से लेके यहां तक यहां पहुंचता है तब उसका एक सर्किल कंप्लीट होता है। इसमें यही पूछा है कि एसी करंट जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? तो एसी करंट जब एक सर्किल अपना कंप्लीट करता है तो उसकी एवरेज वैल्यू होती है हमेशा 0। क्या होती है? 0। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर। तो हमारा पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमेशा कोस रो। ठीक है दोस्तों, क्या पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कोस रो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट जो है उसका पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज
जो हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट है उसका पावर फैक्टर हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू चेंज एसी वोल्टेज। देखिए आपके घरों में, गांव में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर होता है कि तो हम उसका यूज क्यों करते हैं? उसका यूज इसलिए करते हैं ताकि कोई हाई करंट आ रहा है, हाई वोल्टेज का करंट आ रहा है, तो उसको वो लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करके हमारे घरों में भेजता है, ताकि हमारे घर में ओवर करंट होके कुछ चीज फूक ना जाए या खराब ना हो जाए। इसलिए उसका हमेशा चेंज, एसी वोल्टेज को चेंज करने में ही उसका यूज होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेंज एसी वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करेगा। किस पर काम करेगा? म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में इफिशियंसी होती है। जो आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है उसकी इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो हमारा जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी इफिशियंसी हमेशा पूरी होती है। तो पूरी इसमें कितनी होगी? 50 तो होगी नहीं, 50 का हो गया हाफ, 50 का मतलब तो आधा होता है, तो आधी नहीं होगी, 75 नहीं होगी, 90 नहीं होगी, कितनी होगी? इफिशियंसी उसकी पूरी 100 होती है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, आगे तो है नहीं, चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये क्वेश्चन और पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा PDF पढ़िए, वहाँ पे जाके डाउनलोड करें ताकि आप अच्छे से समझे और अच्छे से पेपर दे के आएँ। थैंक यू।